दोस्तों, अगर आप 2027 में नीट को टारगेट कर रहे हैं, यह पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा कि आप कैसे नीट के लिए तैयारी करें, कैसे अपने एक साल को शेड्यूल करें, किस तरीके से अपने महीनों को डिवाइड करना है, टॉपिक्स को डिवाइड करना है। और अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे अपने बच्चों को गाइड करना है, कैसे उनकी केयर करनी है। ये पॉडकास्ट वाकई में बहुत फ्रूटफुल होगा उन बच्चों के लिए जो 2026 में नीट की आफत के बाद 2027 में नीट को टारगेट करने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी बात करेंगे नीट नहीं तो फिर क्या। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शौर्य भटनागर। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर तान्या आई हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लें तो तान्या मैम बच्चों को नीट की तैयारी कराती हैं। इस पॉडकास्ट का उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ। 2026 में नीट के साथ जो हुआ वो हम सब ने देख लिया। अब हमारा जो फोकस है वो 2027 है। 2027 में हम कैसे नीट की तैयारी करें और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है। देखिए, आप तो प्रिकॉशंस ले लेंगे पर गवर्नमेंट भी ले ले तो अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, विवाद हो जाएगा। मैम, तहे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। मैम, देश में नीट ऐसा टॉपिक है, 2026 में पेपर हुआ, फिर रीनीट हुआ, उसके बाद जंतर मंतर पर धरना हुआ, उस पर तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आज का जो फोकस है नीट 2027। सबसे पहले 2026 की बात कर लेते हैं। आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने ये प्रिडिक्ट किया था कि नीट में रीनीट में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। आपने कहा था कि थोड़ा सा टफ पेपर होने वाला है जी। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि 2027 में आप क्या प्रिडिक्ट करता है, किस तरीके का पेपर होने वाला है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे जैसे हम लोग देखते जा रहे हैं कि ट्रेंड डे बाय डे चेंज हो रहा है। एक होता है कि एक यूनिट होती है, मैं एग्जांपल देती हूँ लिविंग वर्ड बायोलॉजी की, उसमें से ना आवाज़। तो अगर मैं बात करूँ कि 2027 का पेपर कैसा होगा, तो सबसे पहले अगर आप रीनीट का ही 2026 का पेपर उठा लो, एक यूनिट है बायोलॉजी की लिविंग वर्ड, जहाँ से एक क्वेश्चन भी नहीं आता था, लेकिन रीनीट में उन्होंने 3 क्वेश्चन दे दिए। ऐसी ऐसी यूनिट्स जिनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, वहाँ से कम क्वेश्चन आए हैं। बिल्कुल आपका ट्रेंड चेंज हो गया है। तो आप मान के चलो कि अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये नहीं सोचना कि इस यूनिट से ज़्यादा आते हैं, इससे कम आते हैं। आपको अपनी सारी यूनिट्स इक्वली इंपॉर्टेंट देकर आपको उसको कंप्लीट करना है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लास्ट के 1.5 मंथ में कि आप उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस दो जिनमें PYQ ज़्यादा आते हैं। बट हाँ, ये मान के चलो कि किसी भी यूनिट को छोड़ने से आप अपनी रैंक को बहुत पीछे लेके जा सकते हो। जब एक बार पेपर थोड़ा मुश्किल आ जाता है, जैसे मैंने देखा कि जब पहली बार बच्चे, मैं मतलब ये भी कहने में अजीब सा लग रहा है, पहली बार 2026 में फिर बच्चे दोबारा गए। 2026 में जब बच्चों ने पेपर दिया, थोड़ा सा पेपर हार्ड आया है ना। मैंने भी रिव्यूज़ वगैरह देखे। जब एक बार पेपर हार्ड आ जाता है, नेक्स्ट ईयर किस तरीके का पेपर आएगा? आप क्या प्रेडिक्ट करते हो 2027 में नीट का पेपर कैसा आने वाला है? वैसे नॉर्मली अगर प्रेडिक्शन की बात की जाए, 2025 में पेपर बहुत टफ था एंड 2026 का पेपर बहुत इजी आया था। मतलब एज कम्पेयर टू 2025 पेपर बहुत इजी था। बट जब दोबारा से रीनीट हुआ तो आपका एग्ज़ाम हो गया टफ अगेन। सो अब प्रेडिक्शन तो ये कहती है कि 2027 में दोबारा एग्ज़ाम थोड़ा सा ईजी या मॉडरेट लेवल का आएगा। बट हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें ना टफ के लिए प्रिपेयर करना है। इजी आएगा तो इजी तो आएगा ही, हो जाएगा, बट हमें टफ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है। 2027 में मैंने सुना है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, है ना। CBT बोलते हैं इसको। CBT टेस्ट पर शिफ्ट होने से जो नीट पेपर लीक के किस्से अभी हुए हैं हाल ही में, आपको क्या लगता है कि वो ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो सकते, क्योंकि CBT में आपका कंप्यूटर इन्वॉल्व है। डेफिनेटली आपका ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, प्रिंटिंग के टाइम पे जो लीक होने के चांसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बट एग्ज़ाम पेपर बना तो ह्यूमन ही रहा है ना। वो उस ह्यूमन लेवल पे जो आपकी मतलब लीक होने के चांसेस हैं वो कैसे कम हो जाएंगे? जब चाइना का एक सबसे बड़ा पेपर होता है, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन जब वो पेपर होता है तो टीचर्स को क्वारंटीन में रखा जाता है। मैं आई थिंक मैं वर्ड गलत बोल रहा हूँ, बट उनको आइसोलेट किया जाता है। आउटर वर्ल्ड कांटेक्ट वो नहीं कर सकते। लेकिन इस बार भी ऐसे बहुत सारे किस्से आए थे कि टीचर्स के एंड से जिन्होंने वो पेपर बनाया था
वो पेपर वहाँ से लीक हुए। क्या आपको लगता है कि अगर सीबीटी टेस्ट भी होता है तो क्या वो टीचर्स पेपर लीक नहीं कर सकते नहीं। जो पेपर बना रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तभी तो मैं कह रही हूँ कि इसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट को ना स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं है ना, गवर्नमेंट कोई ऐसा नॉर्म नहीं लाती कि जिसमें जो भी इंसान इन्वॉल्व है इसके अंदर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं देती ना, तो आप मान के चलो वो एग्ज़ाम लीक होगा ही होगा। क्योंकि पैसा तो कौन नहीं चाहता ना, लीक होगा, लीक करेंगे, पैसा मिलेगा। उनको एक होता है ना कि इनकम मिल रही है, तो इनकम कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहेगा कि उसको इनकम मिले। तो उसको अगर हमें रोकना है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रोक सकती है अपने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बना के, ताकि कोई एग्जाम्पल क्रिएट हो जाए कि अगर हमने इसको लीक करा भी ना तो बहुत ज़्यादा हमारे पे ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि हमारी ज़िंदगी आगे की ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। तो उस चीज़ को सिर्फ गवर्नमेंट रोक सकती है, हम जैसे लोग तो नहीं रोक सकते। अभी तो जंतर मंतर पर धरना हो रहा है ना, और बहुत सारे बच्चों ने अपनी 2026 में रीनीट के समय अपनी जान गंवाई। और एक बहुत अफरा तफरी का माहौल देश में है। लोग रेजिग्नेशन मांग रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर का। बहुत सारी बातें हैं कि भाई इस्तीफ़ा देने से क्या हो जाएगा। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? आपको क्या लगता है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, लेकिन जिन लोगों के पास अथॉरिटी थी क्या उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें रेजिग्नेशन देना चाहिए? देखो, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हमेशा जो टॉप मोस्ट लेवल पे बैठा है इंसान उसकी होती है। हम भी अगर कोई प्रोजेक्ट करते हैं ना, किसी के अंडर होते हैं, और अगर उस प्रोजेक्ट में कोई गलती है तो हमें कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो हायर अथॉरिटी है ना वो टॉप लेवल के इंसान को हमेशा कहती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। तो कहीं ना कहीं वो लोग तो रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उनको अपने लेवल पे उनको बल्कि रिजाइन देना चाहिए। आप जैसे टीचर हैं और बहुत सारे बच्चे रीनीट के समय आपके पास आए होंगे, बहुत परेशान होंगे ना, कुछ बहुत खुश होंगे जिनका मान लो पेपर किसी वजह से रह गया हो, बहुत कम उनकी प्रोबेबिलिटी है। कोई ऐसा बच्चा जो आपके पास आया हो रीनीट के पास बहुत के समय में और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, कोई एक स्टोरी, एक कहानी किसी स्टूडेंट की आप बता पाएँ तो? मतलब एक बच्चा मैंने देखा था, वो बच्चा ने 10 अटेम्प्ट मतलब वो दे चुका है। 10 साल, मतलब 10 साल एक एग्ज़ाम के लिए मुझे नहीं लगता कि देने चाहिए। आप ये मान के चलो 18 साल 17 साल 18 साल का बच्चा एग्ज़ाम दे मतलब नीट के लिए एलिजिबल हो गया। 10th अटेम्प्ट मतलब 10 ईयर्स, ही इज़ ऑलमोस्ट 28 ईयर्स ओल्ड। मतलब हमारी एक लाइफ ही ऐसी होती है कि 40-45 ईयर्स तक हम चाहते हैं कि हम मेहनत करें, काम करें, एंड बाद में हम रिलैक्स करें। और ऐसा इंसान, आप ये सोचो ना, 28 साल में उम्र में स्टार्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो 10 साल की मिनिमम जर्नी है आपकी MBBS की, क्योंकि 5.5 ईयर्स आपको MBBS के, देन 3 ईयर्स का MD के बिना कुछ नहीं होगा। मैंने ना कहीं पढ़ा था, इफ यू आर चेन स्मोकर इट इज बेटर टू बी क्विट, है ना? करेक्ट। तो जब हम कहते हैं कि नेवर क्विट, कि हमें रुकना ही नहीं है, हम अनब्रेकेबल नहीं है ना, तो आपको मतलब आपने कहा कि हमको पता होना चाहिए कब हमें रुक जाना है, लेकिन लोग इस मोटिवेशन में है कि नहीं भाई हमको तो करना है, 10 साल लग जाएं, 20 साल लग जाएं। आप क्या मानते हैं कि कितना समय, कितने अटेम्प्ट देने चाहिए, और उसके बाद ठीक है भाई ये नहीं हो रहा, अब हम कहीं और जाते हैं? देखो, 11th-12th होता है, उसके साथ हम लोग नॉर्मली नहीं बच्चे कर पाते, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बिकॉज स्कूल को भी मैनेज करना है, CBSE बोर्ड्स भी देने हैं, बोर्ड्स को भी मैनेज करना है। तो 11th-12th बहुत थोड़ा रेयर रहता है, बच्चे होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट मैं कहूँगी कि एक अटेम्प्ट तो जेन्युइनली देना चाहिए अपने सपने के लिए। अगर कोई चाहता है सही में MBBS बनना, तो उसको एक अटेम्प्ट ज़रूर देना चाहिए, लेकिन वो भी कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। तो कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से 3 अटेम्प्ट दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। आप अगर 3rd के बाद 4th अटेम्प्ट भी दे रहे हो ना, तो ये सोचो कि आप कितना नज़दीक हो उस एग्ज़ाम के। अगर आपको लगता है कि आप ऑलमोस्ट जस्ट कुछ मार्क्स से रह गए हो अपने उस डेस्टिनेशन पे, देन ऑब्वियसली 1 साल का डेडिकेटेड अटेम्प्ट देना मतलब लायक है, मतलब दे सकते हो, कोई आपको रोक नहीं रहा। लोगों का, आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो पेपर वो क्रैक करते हैं नीट का, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हैं, सेकंड में करते हैं, थर्ड में करते हैं? आपने क्या ट्रेंड देखा? मैंने देखा है कि नॉर्मली ना फर्स्ट अटेम्प्ट में नॉर्मल जो डेडिकेटेड बच्चा होता है वो कर जाता है नीट का एग्जाम क्लियर, बट सेकंड अटेम्प्ट तक भी करते हैं। बट थर्ड अटेम्प्ट के बाद क्या होता है, वो ना एक दिमाग में आ जाता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे अगर हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, हमारे पेरेंट्स से इतना पैसा लगाया, हम उनका पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो वो जब स्ट्रेस आपके दिमाग में बिल्डअप होने लग जाता है ना, तो उस पॉइंट पे आपकी एफिशिएंसी डेफिनेटली डाउन हो जाती है। तो हमें उसी फेज में अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेना चाहिए जब हमारे पास स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं है। आपने नीट कब दिया था? मैंने 2012 में नीट दिया था, एंड वो उस टाइम पे मैंने अपना एग्ज़ाम दिया, एंड मेरी
400 रैंक थी मतलब दिल्ली के एग्जाम। अच्छा, उस टाइम जो नीट का पेपर होता था और अब जो नीट के पेपर होते हैं, क्या शिफ्ट आपको देखने को मिला? हमारे टाइम पे AIPMT होता था, मेरा AIPMT PMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। वो प्री एंड मेंस दो मतलब आपके फेजेस में होता था। उसमें कट ऑफ थी कि मिनिमम प्री में इतने होने चाहिए तभी आप मेंस का एग्जाम दे सकते हो। एंड हमारा लास्ट बैच था, उसके बाद नीट आया। उस टाइम पर ना आपका NCERT से बाहर भी पेपर आता था, बट अब जो सिनेरियो है दैट इज कम्प्लीटली फ्रॉम NCERT। आपका थोड़ा सा घुमा देते हैं आपका, और हम क्या करते हैं, हम ना NCERT को बहुत निग्लेक्ट कर देते हैं। सारे क्वेश्चन NCERT से? यस, ऑलमोस्ट सारा मतलब बायोलॉजी इज 100% फ्रॉम NCERT। मतलब सब कुछ NCERT से है, बस वो जो हम छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं ना, बच्चे उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, वही उनका एग्जाम एक फ़र्क आ जाता है कि नहीं क्वालिफाई होता। एजेंसीज वो नेगलेक्ट नहीं करती? नहीं, एजेंसीज वो नेगलेक्ट नहीं करती। मैम, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने मुझे बताई। देखो, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से रहा हूँ, बाद में मैंने शिफ्ट कर लिया था, लेकिन हमारे समय में एक बात कहते थे लोग कि भाई जिसने बायोलॉजी ली है उसका तो 110% बायोलॉजी अच्छी ही है, इसलिए उसने लिया, उसे मैथ्स से बचना था। तो भाई बायो पे फोकस ना करके फिजिक्स पे फोकस करो, है ना, या फिर केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करो। जब मेरी आपसे बात हुई, नहीं, आपने कहा नहीं, वेटेज बायोलॉजी का ज़्यादा होता है, बायोलॉजी पर फोकस करो। ऐसा क्यों? देखो, आपका 720 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 360 मार्क्स तो सीधा बायोलॉजी है। एंड बायोलॉजी ऐसा है जो कितना चाहिए होता है हमें, अगर आपको गवर्नमेंट में लेना है तो 520 530 जनरल कैटेगरी के लिए 520 530 वुड बी कट ऑफ, लाइक इट इज लास्ट कट ऑफ। तो आपके 600 भी आते हैं, 650 भी आते हैं, बट 530 540 तक अगर आप लेकर आते हो 720 में से, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज MBBS मिल जाता है, नॉट BDS, MBBS आपको मिल जाता है। तो अगर आपने 360 मार्क्स जो श्योर पता है कि उन्हीं 2 बुक्स में से ही आने हैं, चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से कान पकड़ो, अगर हम उस 360 को पक्का कर लेते हैं, तो आप ये देखो ना, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज इम्पॉर्टेंट, बट आपका एक मेजर चंक तो आपने कर लिया, तो आप एक स्टेप टूवर्ड्स मतलब अपनी अचीवमेंट के और पास आ गए। तो बेटर रहता है कि अगर आप बायोलॉजी को अच्छे से करो एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में से एक सब्जेक्ट उठाओ जो आपको लगता है कि जिसमें आप ज़्यादा स्ट्रांग हो, उसको बिल्कुल अच्छे से स्ट्रांग करके जाओ। एंड तीसरे वाले सब्जेक्ट को आप मिड बिटवीन भी करोगे ना, तो आप MBBS के गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच सकते हो, आसानी से पहुंच सकते हो। और अगर आपका यही टारगेट है, आपको टॉप कॉलेज में पहुंचना है, फिर तो देखो ऑब्वियसली हर चीज़ करनी पड़ेगी, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायोलॉजी है। और एक चीज़ और होती है, बायोलॉजी में ना बहुत ज़्यादा हम दिमाग मतलब कॉन्सेप्चुअल नहीं आ सकता, या कॉन्सेप्चुअल अगर आया भी तो बुक से ही आएगा। लेकिन अगर आपकी न्यूमेरिकल्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स में वो लोग चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे आप एग्जाम में हड़बड़ी में आपने कैलकुलेशन गलत कर दी, बायोलॉजी में तो ये आएगा ही नहीं कि कैलकुलेशन गलत हो गई, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में ये हो सकता है। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, बहुत सारे तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन 2 या 1 बच्चों को मैं जानता हूँ जिनका नीट का पेपर किसी वजह से रह गया था। वो सेंटर में पहुँचने पे थोड़ा सा लेट हो गए या कोई भी वजह हुई। एक बहुत सारी वीडियोस भी हमने देखा वायरल हुई थी कि वो कह रहे हैं कि भाई जाने दो। अगर कोई बच्चा 2 या 3 मिनट लेट हो जाता है, तो क्या इतनी एम्पैथी होनी चाहिए कि उसको सेंटर में आने दिया जाए? शायद ये मेरा आंसर बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम सच्चाई पर बात करेंगे, भले ही ना अच्छा लगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आप जिस एग्जाम के लिए आप जा रहे हो, वो एग्जाम ना आप पेशेंट के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। 1 मिनट की देरी एक इंसान की जान जा सकती है। तो मैं ये मानती हूँ कि टाइम की पंक्चुअलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए भी। बट हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो जेन्युइन किसी रीज़न की वजह से लेट हुए। लेकिन मैम, रीज़न तो सबका जेन्युइन है। बट वही तो है ना कि अगर मैं बोल दूँ कि 2 मिनट 3 मिनट, तो वो जो बच्चा 4 मिनट लेट आया वो कहेगा कि भाई 2 मिनट वाले को तो अलाउ कर दिया, मुझे क्यों नहीं अलाउ कर रहे। और मेरे लिए हो सकता है किसी का रीज़न जेन्युइन हो, दूसरे के लिए ना हो, तो आप जेन्युइनिटी का ग्राउंड कैसे लेकर आओगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस फील्ड में, जिस हम प्रोफेशन में हैं, हमें टाइम पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। और एक जो टाइम दिया गया है ना, उस तक हमें पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। मैं तो हमेशा ही अपने बच्चों को कहती हूँ कि एटलीस्ट जो गेट क्लोजिंग टाइम है ना, आपको कोशिश करना है उससे हाफ एन आवर 45 मिनट्स पहले पहुँचो, क्योंकि एंड मोमेंट पे भीड़ मिल गई, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो नीट 2027 में आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि सेंटर पे लगभग आधा घंटा पहले
आप पहुंच जाएं, मतलब गेट क्लोजिंग टाइम क्योंकि टीचर्स भी नीट के ये कह रहे हैं कि नहीं भाई 2 मिनट भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बिल्कुल आपकी क्योंकि टीचर के दिल में तो बच्चों को लेकर थोड़ी दया होती है, वो तो चलो एजेंसीज है, उनका तो काम है कि भाई चेकिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन एज एन टीचर आपके अंदर भी इसको लेके थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाई दे रही है कि नहीं भाई ऐसे तो नहीं जाना, क्योंकि देखो ना 2 मिनट कोई लेट हो गया, जो बेचारा 3 मिनट हुआ उसकी क्या गलती, वो भी तो 1 मिनट ही लेट हुआ, आपने 2 मिनट को अलाउ कर दिया, 3 मिनट को अलाउ नहीं किया। अहमदाबाद में जब फ्लाइट क्रैश हुई थी तो कुछ लोग 1 या 2 या 3 मिनट से ही लेट हुए और उनकी जिंदगी उनका जीवन बच गया। देखो आप ये देखो ना कि मतलब जिंदगी बच गई सिर्फ 1 मिनट की देरी से। कभी कभी देरी भी अच्छी होती है। तो वही है कि हमें टाइम के लिए पंक्चुअल, किसी भी फील्ड में हम है ना, जब तक हम अपने टाइम के लिए पंक्चुअल नहीं है ना, हम लाइफ में कितना भी हम कोशिश कर ले हम आगे नहीं पहुंच सकते। तो टाइम के लिए पंक्चुअलिटी तो एक बेसिक, यानी कि जो बच्चे नीट का पेपर दे रहे हैं, अगर वो अपने इंस्टाग्राम के डैशबोर्ड पे जाएंगे और अपना टाइम मैनेजमेंट देखेंगे ना, तो 2 या 4 मिनट भी वो अगर इंस्टाग्राम चला रहे तो इम्पैक्ट कर रहा है। हाँ बिल्कुल इम्पैक्ट कर रहा है। बंद कर देना चाहिए सोशल मीडिया? नहीं देखो सोशल मीडिया बिल्कुल, देखो सोशल मीडिया क्या होता है कि नीट के बच्चों को सोशल मीडिया बंद कर देना चाहिए क्या? नहीं बंद नहीं करना चाहिए, आपको उसको मतलब एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए। लाइक मैं अपने बच्चों को हमेशा कहती हूँ 2 घंटे पढ़ो, हाफ एन आवर का ब्रेक लो। अब हाफ एन आवर में तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे इंस्टाग्राम देखो चाहे फेसबुक देखो, लेकिन ये तुम्हारी डेडिकेशन है कि तुम हाफ एन आवर बाद दोबारा कैसे अपनी पढ़ाई पे वापस आ रहे हो। तो गैप बहुत ज़रूरी है, आपकी मर्जी आप किस तरीके से उस गैप को मैनेज करो, बट इतने अपने अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए कि वो हाफ एन आवर से ना 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं होना। 2011 में इंस्टाग्राम आप चलाते थे क्या? नहीं मैं तो अभी उस टाइम क्या हुआ करता था रिफ्रेश करने के लिए? उस टाइम पे हम लोग गाने सुनते थे, या FB हमारे टाइम पे सबसे कॉमन था, फेसबुक जो हम चलाते थे, छोटा सा आइकन होता था, छोटा सा फोन होता था। हमारे तो पेरेंट्स ने हमें एंड्रॉइड फोन भी नहीं देते थे। मैम जब हम कोई भी पेपर देते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा पंगा होता है नेगेटिव मार्किंग का। हाँ। भाई ये क्वेश्चन करूँ ना करूँ, एक लालच आता है यार 4 मिल जाएंगे, फिर डर लगता है नहीं यार 1 कम भी हो सकता है। जब हम गैस करते हैं किस बिहाफ पर हमको करना चाहिए, अगर आप नीट का पेपर दे रहे हैं तो क्या आपको गैसिंग अलाउ है या फिर नहीं? देखो गैसिंग भी ना 2 टाइप की होती है। एक है ब्लाइंड गैसिंग, मैंने क्वेश्चन पढ़ा ना, मुझे क्वेश्चन आता ना, मुझे 4 ऑप्शन आते, ऐसे क्वेश्चन को तो छूना ही नहीं है जो बच्चा डेडिकेटेडली तैयारी कर रहा है। जो रैंडम ऐसे ही देने गया, क्योंकि ऐसे भी बच्चे होते हैं, वो करे, उनको कौन रोक रहा है। बट दूसरा होता है जो हम एक एजुकेटेड गेस बोलते हैं, एक लॉजिकल गेसिंग बोलते हैं। हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमें 2 ऑप्शन नहीं पता है कि ये तो पक्का नहीं है, हम नेगेटिव हम निकाल रहे हैं कि ये तो पक्का नहीं है, तो उन 2 बेसिस पे 50-50 प्रोबेबिलिटी है, या तो ये या तो ये। तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको गेस ले लेना चाहिए, बिकॉज आप मान के चलो अगर आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना ऐसे वाले जिसमें आपको 2 में डाउट है, उसमें से अगर 1 भी ठीक हो गया ना और 4 भी गलत हो गए, तो ना तो आपको कुछ प्लस मिला ना आपको कुछ नेगेटिव मिला। तो स्टैटिस्टिकली भी कहा जाता है कि लॉजिकल गेसिंग अलाउड है, आप कर सकते हो अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए। जब से नीट शुरू हुआ है और अब तक ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपने बार बार रिपीटेड देखा है? अगर 2027 के लिए कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, उसको वो टॉपिक ज़रूर करना चाहिए। अच्छा आपके लिए कंडीशन है कि एक ही टॉपिक बताना है? एक 4-5 पर आगे बात करना है, लेकिन एक बिल्कुल टॉप वाला। एक बिल्कुल टॉप वाला टॉपिक है जेनेटिक्स। हमारी क्लास 12th की बायोलॉजी है, उसको तो छोड़ना ही नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना। वहाँ से आपके 7 से 8 क्वेश्चंस आते ही आते हैं उस यूनिट से। जेनेटिक में भी अगर मैं कहूँ टू बी प्रिसाइज, अगर मैं जेनेटिक्स की बात करूँ तो जेनेटिक्स में रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आता है। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, हाइब्रिडाइजेशन छोड़ना ही नहीं है, किसी भी सिनेरियो में नहीं छोड़ना। आपको लगता है अभी तो आप जेनजीज बच्चे हैं जिनको आप पढ़ा रहे हैं, उनका अटेंशन स्पैन आपकी जो जनरेशन 2011, 12, 13 में रही उनसे कम है? कम इसलिए है बिकॉज हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे, ये जो हमारा माइंड डाइवर्ट करने वाले इंस्टाग्राम फेसबुक इतना ज़्यादा नहीं था, कम थे। लेकिन आजकल के बच्चों के लिए बहुत इजीली एक्सेसिबल है। मैं 7th-8th क्लास के बच्चे देखती हूँ फ़ोन के आगे बैठे रहते हैं, पेरेंट्स ने फ़ोन दे रखे हैं उनको। तो यहाँ पे कहीं पे पेरेंट्स की भी थोड़ी बहुत गलती है कि उनको फ़ोन थोड़ा कम बच्चों को देना चाहिए। आई वॉज स्क्रॉलिंग ऑन द रेडिट, तो मैंने एक मदर ने ना ट्वीट करा था कि मेरा जो बच्चा है ना अभी KG में, मुझे नहीं पता वो जोक है या मेम है, बट मुझे वो याद रह गया। मेरा बच्चा अभी KG में है और मुझको इसको ना नीट की तैयारी करानी है, तो मैं क्या करूँ?
तो लोगों ने बड़े बढ़िया बढ़िया कमेंट कर रखे थे कि एक काम करो, उसको किसी हॉस्पिटल में भेज दो, वो केजी सही तैयारी करनी शुरू कर देगा। नहीं तो और अभी देखो, मैंने तो मतलब मेरे लिए तो कॉन्सेप्ट ही, जैसे कोटा हो गया, वहाँ पे बच्चे स्कूल कम जाते हैं, स्कूल्स होते हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है कि 8th क्लास का बच्चा, 9th या फिर 6th क्लास का बच्चा, वो 6th क्लास से नीट की तैयारी कर रहा है। इट इज़ गुड, बट मतलब कहीं ना कहीं वो एक, मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में ना स्कूल लाइफ थोड़ी मिसिंग है। हाँ, true. तो आपको क्या लगता है कि किसी को नीट की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए? कि अगर मान लो कोई अभी पेरेंट्स देख रहे हैं जिनका बच्चा 5th या 6th में है या उससे छोटा है, तो कब उनको बच्चे को अपनी नीट की तैयारी करानी शुरू करनी चाहिए? मुझे लगता है कि आप अगर 11-12 से भी करते हो दैट इज़ फाइन इनफ, बट अगर थोड़ा सा और अर्ली करना है तो आप 9th से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि 10th इज़ अ बोर्ड में हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि वो मार्क्स बच्चे की ज़िंदगी भर उसके साथ रहने हैं। आप 9th से उसका ध्यान दे सकते हो, बट ये नहीं कि आप उसको कोटा भेज रहे हो, आप उसको कहीं पर भेज रहे हो, नहीं, घर बैठ के भी तैयारी लोगों ने नीट को बड़ा फैंसी बना दिया। हाँ, मुझे लगता है हाँ बहुत ज़्यादा। तो आप 9-10 से आप स्टार्ट करो, लेकिन आप अपनी ये, अगर आपने एक चीज़ ज़िंदगी में ठान ली ना कि आप जो चीज़ पढ़ोगे कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं रह सकता। अगर रह रहा है ना वो एग्ज़ाम, तो उसमें भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा हुआ है। तो कभी कभी ना हमें भगवान की मर्जी भी मान लेनी चाहिए, ऐसे 5, 6, 7, 8 साल अटेम्प्ट छोड़ मतलब देने से गैसिंग में तो नहीं माननी चाहिए ना भगवान की मर्जी, इंटेलेक्चुअल गैसिंग करनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल गैसिंग करनी चाहिए, वो हमारी गैसिंग है, भगवान ने आके हमें दिमाग में नहीं डाला कि ये गैसिंग करो, वो तो हम अपना गैस लगा रहे हैं ना। तो इंटेलेक्चुअल गैसिंग करो, बिल्कुल करो, लेकिन थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि भाई बच्चों ने बहुत हवा बना दी है। 11th या 12th से हम शुरू करें तो भी हाँ, 11-12 से अगर आप करते हो, लेकिन डेडिकेटेडली पढ़ो। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों के साथ, जो मेन प्रॉब्लम आती है कि स्कूल भी जाना है, बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, देन वो कोचिंग्स भी ले रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि 1 साल ड्रॉप तो दे देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने अच्छे से, अगर आप नहीं मेहनत कर पाए, आपको सिर्फ डॉक्टर बनना है, तो 1 फुल ईयर डेडिकेटेडली भी अगर आप दोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट है, बाकी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए तो आप कितने भी साल देते रहो। इंडिया से मैंने देखा है कि बच्चे यूक्रेन जाते हैं, रशिया जाते हैं फॉरेन मेडिकल के लिए, फिर वो इंडिया में आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करनी है तो हमको रशिया या फिर और किसी कंट्रीज़ की तरफ जाना चाहिए? देखो, जा सकते हैं, बट अगर आपको इंडिया में ही वापस आना है तो इट्स बेटर कि इंडिया से ही पढ़ाई करो। अगर आपका मोटो है कि आपको बाहर ही रहना है, देन बहुत अच्छे ऑप्शंस है, आप बाहर जा सकते हैं। क्योंकि मैंने इस तरीके की कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं, न्यूज़ देखी हैं। आई थिंक एक फॉरेन मेडिकल का कोई पेपर उनको देना होता है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर वो वही आप उस ट्रैप में फंस जाते हो कि नहीं एग्जाम हम गए बाहर इसलिए थे कि भाई हमारा नीट क्वालिफाई नहीं। अच्छा, ये सच है कि जो लोग बाहर से पढ़ के आते हैं, है ना, जो बाहर से डॉक्टरी करते हैं, उनको इंडिया में एज एन अच्छा डॉक्टर कंसिडर नहीं किया जाता? अब वो डिपेंड करता है कहाँ से पढ़कर आए, अलग अलग कंट्रीज की बात है। कहीं की, मान लीजिए रशिया से पढ़ के आए हैं लोग कहते हैं 2027 में अगर कोई रशिया से पढ़ना चाहता है उनके लिए नहीं, लोग कहते हैं कि अगर आप बाहर से पढ़कर आ रहे हो तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को नहीं आता। ये मैं कहूँगी कि सिर्फ बच्चे टू बच्चा ही डिपेंड करता है। अगर वो मेहनत से वहाँ भी पढ़ रहा है तो वो यहाँ के एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा, क्या दिक्कत है? अगर पढ़ के आया है ठीक से अच्छे से नॉलेज ली है, तो क्यों नहीं एग्जाम क्वालिफाई करेगा? पढ़ाई तो सेम ही है ना, मेडिसिन हैं, सब कुछ है, सब कुछ सेम ही तो है, बल्कि कहीं ना कहीं वो कंट्रीज हमसे ज़्यादा एडवांस हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि अगर डेडिकेटेडली आप पढ़ के आ रहे हो, आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, बट इट्स बेटर। अब जहाँ रहना है ना, जहाँ सोच रखा है जहाँ रहना है, कोशिश करो वहीं से पढ़ाई करो। मैम, नीट के बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है जो लगातार आपसे पूछा गया है, या फिर सबसे बड़ा फियर और सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है उनका? देखो, मुझे ऐसा लगता है अगर हम दूर से देखें ना, तो हमें लगता है कि बच्चे को सबसे बड़ा फियर है फेलियर का, बट फेलियर का इतना बड़ा फियर नहीं होता। अगर हम बच्चों के पास जाके बात करें, सबसे बड़ा ये फेलियर उनका फियर होता है कि यार लोग क्या कहेंगे। मतलब अगर लोगों ने मतलब ऐसे हमें बोल दे कि तुमने तो साल भी वेस्ट कर दिया और तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पर ना मैं एज एजुकेटर भी जितना बच्चों को समझा लूँ, बच्चा नहीं मानेगा। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पेरेंट्स की। एक पेरेंट ना बहुत अच्छे से जानता है उसका बच्चा कितना पानी में है, कितना अच्छे से वो मेहनत कर रहा है, कितना वो कर सकता है। तो एक पेरेंट को अगर लग रहा है ना कि हाँ मेरा बच्चा बहुत मेहनती है, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, तो ये उनको ना अपने बच्चे को बीच बीच में रियलाइज़ कराना चाहिए कि बेटा मुझे पता है तू मेहनत कर रहा है और तू बहुत अच्छा करेगा ज़िंदगी में। नहीं भी हुआ ना, देखी जाएगी। लोगों के लिए तो हम खड़े हैं, बिल्कुल। किसी की इतनी मजाल नहीं होगी कि कोई बोल दे किसी के बच्चे तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उन्हें
कहते रहिए, कहते रहने दीजिए और आप पढ़ते रहिए। हाँ। और 2027 में अब जब नीट होगा, बहुत से डर हैं भाई पेपर ना लीक हो जाए। इस बार तो एयरफोर्स पेपर लेकर आई। मैंने कहा यार मतलब काफी फैंसी सी बात है, हमारा पेपर भाई साहब एयरफोर्स से आता है। बट अगर सीबीटी हो जाएगा तो कौन पेपर लेकर आएगा? फिर तो कोई पेपर नहीं लेकर मैंने देखा था एक सेंटर में लैपटॉप लगा रखा था जहाँ पे क्योंकि एक कंप्यूटर का समाधान तो कंप्यूटर कर सकता है ना। और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एसएससी का पेपर था आई थिंक वो, है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कौन सा पेपर था, देखो आई थिंक था बट मुझे पूरा आइडिया नहीं है, तो कोई भी मैं दावा नहीं करूँगा। चलिए दोबारा हम नीट पर वापस आ जाते हैं, वरना देख रहे हैं लोग हमें। मैम 2027 में जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, हमने पहले आपने कहा जेनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, करना चाहिए। 5 ऐसे टॉपिक केमिस्ट्री जो बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, देखो एक सबसे टॉप पे आप कौन सा रखेंगे? टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज? टॉपिक वाइज बता दीजिए। टॉपिक वाइज सबसे पहले आपका हाइब्रिडाइजेशन, वो आपको नहीं छोड़ना। SP2 SP1 वो वाला SP3D मुझे अभी भी याद है। हाँ, वो उससे एक क्वेश्चन 100% आना है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, और बहुत इजी। हाइब्रिडाइजेशन हो गया। देन अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस नहीं, हमें नेम रिएक्शन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देन हमारा डायपोल मूवमेंट या ये जो ग्रुप नंबर वाला कॉन्सेप्ट होता है पीरियोडिक टेबल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं आपको छोड़ना। देन अगर मैं उधर जाऊँ केमिकल काइनेटिक्स की साइड पे, तो वहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर से क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, वो आपको नहीं छोड़ना। मैम केमिस्ट्री में तो ना इतनी सारी कंडीशंस लग जाती थी, है ना, इतनी सारी, भाई कोई रिएक्शन हो रहा है ना, अब HCl आकर बैठ गया या फिर कोई कंपाउंड आकर बैठ गया, अब वो रिएक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया। मैं तो बहुत कंफ्यूज होता था कि भाई ये हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है। और वो पता प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे पढ़ते हैं एनसीईआरटी की फॉर्म में, एक एक चैप्टर करके पढ़ते हैं। आपको चैप्टर करके नहीं पढ़ना। ऑर्गेनिक रिएक्शंस को या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना, आपको हमेशा क्या करना है, आपको उसको डिवाइड करना है रिएक्शन मैकेनिज्म पे। जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कोई चीज़ आ रही है, कोई चीज़ जा रही है, उसकी सारी रिएक्शंस एक साथ करो। फिर करो एलिमिनेशन की कोई चीज़ जा रही है, बाहर निकल रही है, तो उसके सारे केसेस एक साथ करो। क्योंकि जब आप ऐसे कोरिलेट करके पढ़ोगे ना, तो आपको चीज़ें लंबे टाइम तक भी याद रहेंगी और आपको मैकेनिज्म समझ आएगा। याद रही से याद आया, कुछ याद करने के क्या बोलते हैं उनको? निमोनिक्स। कोई निमोनिक बताइए जो आपको अभी अगर याद है तो। अच्छा चलो, जैसे अगर मैं फर्स्ट यूनिट की बात करूँ लिविंग किंगडम की, तो वहाँ पर हमारे पास होता है टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में हम कहते हैं कि ये अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, किंगडम, फाइलम, डिविजन। तो वो ऑर्डर हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम याद करते हैं, घर में मम्मी कहती है साफ़ सफाई रखो, घर को अच्छे से साफ सुथरा रखो, नहीं तो घर में सब बीमार पड़ जाएंगे। तो कहते हैं कीप प्लेट्स और डिशेस क्लीन और एल्स फैमिली गेट सिक। तो इसके लिए कीप से आपका किंगडम, देन फाइलम, प्लेट्स और डिशेस, क्योंकि फाइलम और डिवीजन आपका सेम ही होता है। क्लीन हम कर देंगे क्लास को, देन और से ऑर्डर, देन हमारा डिशेस से कीप प्लेट्स और डिशेस क्लीन और एल्स फैमिली गेट सिक। तो F से फैमिली हो गया, देन G से जीनस, N S से स्पीशीज। तो ये एक हो गया। तो निमोनिक्स बहुत ये तो आपकी मम्मी आपको घर पे कहती ही होंगी। हाँ। तो अगर इस तरीके से आप याद कर लें तो ये भी बहुत बढ़िया। हाँ। एक बहुत अच्छी मेमोरी ट्रिक है और मुझे लगता है ऐसे जल्दी याद होता है। हाँ, आप सिर्फ एक मेमोरी ट्रिक याद करोगे ना तो याद नहीं रहेगा, उसको लिंक करो रेगुलर डे टू डे लाइफ से कि ऐसे हुआ तो क्या। हाँ, मैं वही सोचता था कि इतनी सारी मेमोरी ट्रिक याद करी थी, निकल जाती है। निकल जाती उस समय के लिए, उस दरमियान तो रहेंगे लेकिन निकल जाएंगे। आपको एक सिनेरियो बनाना पड़ेगा। मुझे एक याद है कि पंडित बबली प्रसाद हर हर बोले, जो पाइथागोरस थ्योरम की हम मैथ्स की पढ़ते थे। उसमें हम इस्तेमाल करते थे। बाकी तो मुझे लगता है मैं सारी भूल, हाँ ये याद रहेगी जो आपने बोले, हालांकि मुझे कोई काम नहीं है इसका, लेकिन मुझको याद रहेगा। देखिए अगर मैं जो कि अभी नॉन बायोलॉजी या फिर नॉन मेडिकल का बंदा हूँ, मुझे ये इस ट्रिक से याद हो गया।
तो आपने भी देखा होगा कि बच्चों को ट्रिक से जल्दी याद हाँ, होता है। बहुत जल्दी याद होता है बच्चों को, मतलब हमें भी जल्दी ट्रिक से ही याद रहता है। अगर मुझे भी कहोगे कि तुम ये चीज़ याद कर लो, मुझे भी लंबे टाइम तक तभी याद रहेगी अगर मैंने उसको किसी ट्रिक से करा होगा। अदरवाइज मुझे भी हर बार खोल के तो देखना ही पड़ेगा ना, हम भी तो इंसान ही है, बार बार हम कितना भी पढ़ा लें। आप चीज़ें भूलने वाली हर कोई भूलता है, सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होता। बच्चों को लगता है कि यार इतनी बार पढ़ लिया भूल गए, अरे सबके साथ होता है, हम टीचर्स के साथ भी होता है कि हम भूल जाते हैं। कभी कभी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब मेरे इतने बच्चे ऐसे हैं जो जिनको मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, वो मुझे बीच में करेक्ट करते हैं और मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि तुम मुझे करेक्ट करो, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि तुम कितना डेडिकेशन से सुन रहे हो। मैम साल भर है अभी नीट होने के लिए, मैं मानता हूँ 1 साल का तो शायद टाइम है ही। 1 साल में किस तरीके से अपने शेड्यूल को शेड्यूल किया जाए कि आप अपने गोल तक पहुँच जाएं, आप नीट का पेपर निकाल लें? ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, ये सितंबर महीने में डिवाइड कर देते हैं जैसे सितंबर तक का टाइम होता है ना, सितंबर अक्टूबर बहुत प्रीशियस टाइम है। अगर हमने इसको जुडिशियली मैनेज कर लिया ना, तो हमारा एग्जाम के क्लियरेंस के टूवर्ड्स हम बहुत आगे पहुंच जाएंगे। क्या होता है, नॉर्मली बच्चे इसी टाइम में लगे रहते हैं कि यार फिर से लीक हो जाएगा, गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, हम इन्हीं सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अक्टूबर में आ जाते हैं हमारे त्योहारों में हमारा 1 महीना वेस्ट हो जाता है, फिर हमारा स्ट्रेस बिल्डअप होने लगता है। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने हैं, 3 महीने आपको एक पूरा प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि अगर आप सुबह कोचिंग जा रहे हो, आप 2 बजे तक वापस आ गए, 3 बजे तक रिलैक्स करो, आराम से एंजॉय करो। देन अपना रोज़ के ना 2-2 घंटे डिवाइड करो, 6 घंटे एटलीस्ट ट्राई कि 6 आवर्स की मुझे सेल्फ स्टडी करनी है। 2 आवर्स बायोलॉजी, 2 आवर्स केमिस्ट्री, 2 आवर्स फिजिक्स। कभी कभी आप बायोलॉजी को इंक्रीज भी कर सकते हो, बिकॉज बायोलॉजी की अच्छी खासी वेटेज है, तो आप उसको इस तरीके से डिवाइड करो। अब क्या करना है, हमें उस चीज़ को रिवाइज करना है बार बार। आज जो मैंने पढ़ा ना, मुझे वो कल आके भी दोबारा रिवाइज करना है, क्योंकि रिवाइज जब तक नहीं करूंगी मुझे याद नहीं रहेगा। और रिवाइज कब तक करना है, जब तक हमारी एक यूनिट खत्म ना हो जाए। हम रोज उस चीज़ को ना 10 मिनट लगा के रिवाइज करेंगे, फिर हम आधा घंटा लगाकर जो हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे। देन हम हाफ एन आवर लगाएंगे जिसमें हम PYQ सॉल्व करेंगे, बिकॉज बिना प्रैक्टिस के ना कभी कोई नहीं एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और बच्चे क्या गलती करते हैं, बस क्वेश्चन देखा, आंसर आ गया, ओके कर दिया, अगले पे पहुंच गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो 4 ऑप्शंस होते हैं ना, हमें उन 3 ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं होता और हम उसको छोड़ देते हैं बिकॉज हमें आंसर पता था। अगर हम उस चीज़ को ना छोड़े ना, हम उन 3 की भी थोड़ा डेप्थ में जाएं, समझे, तो वो हो सकता है कि वो आपके एग्जाम में आपको हेल्प कर दे। क्योंकि एग्जाम रिपीट, मतलब क्वेश्चंस रिपीट बहुत रेयर होते हैं। ऐसे नहीं होता कि सेम ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया, बट हाँ वो जो स्ट्रैटेजी है, वो ट्रेंड है ना, वो रिपीट होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हो कि आप रिवाइज करो और MCQ प्रैक्टिस रोज, हर टॉपिक की जो आप कर रहे हो 10 से 15 MCQs प्रैक्टिस करो। अब तो इतनी सारी बुक्स हैं, अरिहंत वगैरह की बुक्स हैं जिन्होंने बाइफरकेट कर दिया टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को। तो आप टॉपिक वाइज, आपके पास क्वेश्चंस रेडी हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करो। अच्छा, जब डॉक्टर तान्या से मेरी बात हो रही थी, तो डॉक्टर तान्या भी एक वेबसाइट आप बच्चों के लिए रिलीज़ करने वाली हैं। जब बहुत ही जल्दी आप एक वेबसाइट देखेंगे जहां पर आप फ्री में PYQs के एक्सेस कर सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो टीचर्स डिसाइड करते हैं कि भाई ये क्वेश्चंस आएंगे, और बहुत सारे, क्योंकि टीचर्स को पता होता है कि किस तरीके का पैटर्न, आपको वो क्वेश्चंस वहाँ पर मिलेंगे, है ना। बैक टू द नीट, अभी 2027 के लिए सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं और आपने पूरा 1 साल का शेड्यूल दे दिया। मैंने तो ऐसे प्ले स्टोर पर ऐप देखे 10 दिन में डॉक्टर बने। 10 दिन में कोई डॉक्टर बनता है क्या? नहीं, डॉक्टर तो नहीं बन सकते 10 दिन में, नॉट पॉसिबल। मतलब वो उन बच्चों के लिए होता है जिनको रिवाइज करना है, जो सारी तैयारी कर चुके हैं। अच्छा, तो मतलब 10 दिन में रिवाइज किया जा सकता है? हाँ, रिवाइज आप कर सकते हो। अगर आपने अच्छे से एक बार पढ़ा हुआ है तो रिवाइज करना थोड़ा सा पॉसिबल है। प्ले स्टोर वाले ऐसे ऐप्स को कैसे अनुमति दे रहे हैं, कैसे परमिशन दे देते हैं कि 10 दिन में कौन डॉक्टर बन सकता है? आपने देखे ऐसे? हाँ, मैंने भी एक आधा देखा था, बट ऐसा नहीं होता। आप अगर देखो ना, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक बार अगर आपने मेहनत करके पढ़ाई कर ली ना, चाहे मैं कहती हूँ आपका नीट क्वालिफाई ना भी हो, लेकिन जो आपकी वो पढ़ाई होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में हेल्प देगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हेल्प ना दे। तो मैं तो बच्चों को बस यही कहती हूँ कि चीज़ों को ना कॉन्सेप्ट लगा के पढ़ो। 10 मिनट ज़्यादा लगे, 15 मिनट ज़्यादा लगे, बट एक बार अगर आपने अच्छे से किसी चीज़ को पढ़ लिया ना, वो लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा, अदरवाइज वो रिटेन नहीं रहेगा। और एक ट्रिक मैं और अपने बच्चों को कहती हूँ, क्या ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ना बोल के पढ़ना चाहिए। बोलने से क्या होता है, हम जब सिर्फ चीज़ को पढ़ रहे हैं, मन में पढ़ रहे हैं, तो हमारी आंखें देख रही हैं उसको। जब हम बोल रहे हैं ना, तो हमारे कान सुन भी रहे हैं।
तो जब डबल दो जगह से हमारी आईज से भी वो चीज रिटेन हो रही है, हमारे कानों से भी वो चीज दो रिटेन हो senses रही काम है, कर तो रहे हैं। आपके सेंस ऑर्गन जब डबल काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपके लंबे टाइम तक रहेंगे। देखो मैम, सच्चाई तो ये है कि हमने अब तक वही बात करी जो दुनिया कर रही है, नीट 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 नीट, नहीं तो क्या नीट क्या नीट ही जिंदगी है ना। अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, या फिर नीट के अलावा भी भाई मैं ठीक है, मैं नहीं कर पाया, मैं हो गया फेल, कोई बात नहीं, अब मैं क्या करूं। देखो लाइफ में ना मुझे लगता है फेलियर आना बहुत ज़रूरी होता है। जिस इंसान की लाइफ में हमेशा अप एंड अप एंड अप एंड होता है ना, वो कभी भी ना फेलियर को हैंडल भी नहीं कर पाता। तो लाइफ में फेलियर आना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको फेलियर आया ना, तो अब आप अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब ड्रॉप नहीं लेना, मैं जितना बेस्ट दे सकता था मैंने कर लिया, बस इससे ज़्यादा तो मैं कर ही नहीं सकता, तो अब आप सेकंड ऑप्शन ढूंढो। और बिना गिल्ट के जो ऑप्शन ढूंढ लिया ना, उसको बिना गिल्ट के नीट नहीं तो क्या। हाँ, नीट नहीं तो क्या, तो जैसे आप, अगर मैं आपको बात करूँ, एक फार्मेसी डोमेन होता है, फार्मेसी हो गया, नर्सिंग हो गया, इनकी अब्रॉड इतनी ज़्यादा वैल्यू है ना, मतलब आपकी यूरोपियन कंट्रीज़, अफ्रीकन, सब जगह पे बहुत डिमांड है। बट उसके लिए मैं बच्चों को एक चीज़ और कहती हूँ कि एक ना अपनी एक लैंग्वेज पे ज़रूर फोकस करना चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लाइक इंग्लिश है, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना, तो आपको बाहर जाना बहुत ईजी भी रहता है। तो फार्मेसी एक हो गया, देन आपका नर्सिंग हो गया, देन आपके बेसिकली अगर MBBS नहीं तो हमारा आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथी हो गया, यूनानी हो अच्छा गया। मैम, जब हम ना नीट की बात करते हैं तो हमें MBBS ही याद आता है ना। मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक लड़की को MBBS मिल गया था, तो उसे आयुर्वेदा लेना था, है ना। हो सकता है किसी ने वेटनरी लिया। तो ये चॉइस का भी मैटर होता है कि भाई हमको ये चीज़ करनी है। और मैं ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को जानता हूँ जिन्होंने करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर लिया है सिर्फ आयुर्वेदा से। ट्रू ट्रू ट्रू। और मतलब मेरे को ये लगता है हमेशा ना अपने पैशन के टूवर्ड्स जाना चाहिए। पैसा तो अपने आप आएगा, धीरे धीरे आएगा चाहे, लेकिन पैसा ज़रूर आ जाएगा, हर फील्ड में आ जाएगा अगर आप अपने पैशन के लिए मतलब खड़े हो। पता है क्या होता है लाइफ में ना, हम अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में चलते हैं, पर्सनली तो काफ़ी ज़्यादा हर किसी की लाइफ में। शादी हो गई, उसके बाद कुछ हो गया, बच्चे हो गए, उसके बाद कुछ हो गया। तो अगर हमारा प्रोफेशनल ऐसी चीज़ है ना जो हमें पसंद है, हम उसको लाइफ लॉन्ग परस्यू कर सकते हैं, तो हम ना कभी भी उसको बोझ समझ के नहीं करेंगे, हम कभी भी उसको छोड़ने का नहीं सोचेंगे। तो हमेशा करियर वो ऑप्ट करना चाहिए जो आपका पैशन हो। आप उसको ना स्ट्रेस में भी आप उसको कर पाओगे। अभी ना फसाई की एक रिपोर्ट आई थी, मैं पढ़ रहा था, लगभग 90% ऑफ पनीर जो इंडिया में कंज्यूम किया जा रहा है वो आर्टिफिशियल है। ट्रू। और आयुर्वेद जो है वो हमको एक सिस्टमैटिक लाइफ जीना सिखाता है। आयुर्वेद में कहा जाता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशनम चा, यानी कि जो हेल्दी है उसके हेल्थ की रक्षा करो, है ना। और जो जो किसी को अगर रोग है उसको ठीक करो, ये आयुर्वेद का एक कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है ना। लेकिन आयुर्वेद में भी इतने सारे वेरिएशंस आप क्रिएट कर सकते हैं, आप हमें प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, है ना। आप अभी तो मैं देख रहा था कि आयुर्वेदिक पार्क्स, आयुर्वेदिक कैफेज का कॉन्सेप्ट आ गया है, वो भी आ गया है ना। मैंने देखा कि जो मॉडर्न जो फूडिंग है उसको कैसे आयुर्वेदा से कोलैब करके लोग पेश कर रहे हैं। एंड इफ यू आर द आयुर्वेदिक डॉक्टर तो आप कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। एक वो कॉन्सेप्ट भी आजकल बहुत चल रहा है गट की हेल्थ का। मतलब इतनी सारी स्टडीज हो रखी हैं जिन्होंने ये दिखा दिया कि गट लिवर से लिंक्ड है, गट आपके लंग से लिंक्ड है, गट आपके ब्रेन से लिंक्ड है, गट आपके कैंसर से लिंक्ड है। मतलब सारी बीमारियों का कहीं ना कहीं रीजन गट, जो हमारे गट में माइक्रोब्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसके लिए प्रोबायोटिक का कॉन्सेप्ट, प्रीबायोटिक का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा मतलब आजकल इन है ना, मतलब बहुत ज्यादा लोग उससे मैंने तो आयुर्वेदा पार्क्स भी देखे हैं। हाँ, आयुर्वेदा पार्क्स है ना, वहाँ लोग जाते हैं और अपना चिलिंग करते हैं, और इवन कैफेज में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी बैठ रहे हैं। तो भाई करने को बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार मैंने एक फिजियोथेरेपी के डॉक्टर से पूछा कि अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग डॉक्टर हो ना, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। तो उस टाइम उन्होंने बताया कि भाई अभी अभी आया है जो फिजियोथेरेपी वाले हैं वो भी डॉक्टर्स हैं। एंड इवन उसके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो भी लोग 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर से मोस्ट प्रॉब्ली BPT 2027 से क्या हो रहा है, BPT जो है फिजियोथेरेपी वाला, उसके लिए आपका नीट मैंडेटरी हो रहा है। अभी इस साल नीट मैंडेटरी नहीं है, सो इस साल अगर किसी ने एडमिशन लेना है तो BPT के थ्रू दे कैन ऑल्सो बिकम डॉक्टर। फिजियोथेरेपी का बहुत बहुत ट्रेंड है, बहुत। हाँ, क्योंकि एथलीट्स हैं, बहुत ज़्यादा, उनको टाइम टू टाइम फिजियोथेरेपी चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब। एक और ब्रांच होती है एक्यूप्रेशर, वो भी नीट से है या फिर नहीं, वो
वो नीट अच्छा, से वो नहीं नीट से है, नहीं वो भी होता, नीट से नहीं है, वो एक डिफरेंट सेगमेंट है, डिफरेंट सेटअप है। फिर भी अगर जैसे डेंटल हो गया, हाँ। डेंटल में भी बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो अभी का दौर ऐसा है कि आप अपना मार्केट किस तरीके से बना रहे हैं। इफ यू नो हाउ टू मेक द मार्केट, सो यू विल डेफिनेटली गेट योर गोल, है ना। तो नीट अगर नहीं है तो आपने बहुत सारे हमको बताए कि नीट का मतलब है एमबीबीएस। देखो मैं भी अभी गलत बोल रहा हूँ, हाँ, लोग सिर्फ एमबीबीएस कहते हैं। हाँ, एमबीबीएस अगर नहीं है तो आयुर्वेदा है ना, पैरामेडिकल है, होम्योपैथिक है, आपका नर्सिंग हो गया, देन आपका बीएमएलटी है, मतलब इसके लेबोरेटरी टेक्नीशियन वाला, वो भी बहुत है, क्योंकि डॉक्टर्स थोड़ी मशीन चला रहे हैं। जितने भी डॉक्टर्स भी तो रिलाई टेस्टिंग पे करते हैं, टेस्टिंग चलाने के लिए बहुत अच्छी ब्रांच वो भी बहुत अच्छी ब्रांच है। और उसका भी बूम, जैसे कार्डियक, मतलब स्पेशलाइजेशन है, ऑप्टोमेट्रिक्स जो आईज के लिए जो मशीन चला रहे हैं, कार्डियक की जो मशीन चला रहे हैं, वो बहुत है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा है साइकोलॉजी। अब आप देख रहे हो लोग कितना डिप्रेशन में है, कितना ज़्यादा डिप्रेशन में है, तो वहाँ पे आप मान के चलो कि साइकोलॉजी की फील्ड, स्कूल्स में भी साइकोलॉजिस्ट रखे जाते हैं, हर जगह पे साइकोलॉजिस्ट रखे जाते हैं। आज से 4 साल पहले की बात है, मैं दुबई गया था, तो वहाँ पे एक फ्यूचर म्यूजियम है। तो वो जो फ्यूचर म्यूजियम है वहाँ पर ना स्पेशल सेल्स बनाए गए हैं। 2050 या 60s की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे ना लोग बैठे हुए हैं, अच्छा म्यूजिक चल रहा है, ठंडी ठंडी हौले हौले हवा लग रही है। कॉन्सेप्ट ये है कि आने वाले टाइम में इंसान इतना डिप्रेस होगा कि हर गली में, हर कोने में ऐसे सेल्स की ज़रूरत बनेगी। तो अभी मैं दिल्ली में, इवन मैं पता नहीं कितने सारे अपने दोस्तों को जानता हूँ, ऑलमोस्ट 90% ऑफ मेरे फ्रेंड्स थेरेपी ले रहे हैं। हाँ, वो किसी ना किसी चीज से गुजर रहे हैं, हाँ, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि थेरेपी बड़ा मतलब बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग सा हो चुका है। भाई मैं तो थेरेपी ले रहा हूँ। मतलब आजकल तो ये भी है कि कोई फैमिली जैसे है ना, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, वो लोग थेरेपीज ले रहे हैं, थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं कि क्या पता वो हमारी लाइफ को थोड़ा ठीक करा दे, हम मतलब एक हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी आपकी फील्ड है बीएससी फॉरेंसिक साइंसिंग, जिनको क्राइम वगैरह में बड़ा इंटरेस्ट होता है, ये फॉरेंसिक वाले डोमेन में, वो उस डोमेन में जा सकते हैं। नहीं तो आजकल जैसे अब एआई का कितना ट्रेंड है, तो आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड है। ये क्या होता है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है, बायोलॉजी को कंप्यूटर्स के साथ लिंक किया जाता है। लाइक मतलब आप सेल्स के बारे में बात करते हो, आप पाइथन की लैंग्वेजेस सीखते हो, आप अलग अलग प्रोटीन्स के बारे में डेटाबेस। दिस इज कम्प्लीटली ड्राई लैब, मतलब आपको लैब में जाने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर बेस्ड वर्क है। सो आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हो। बाकी आपकी बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, ये थोड़े पुरानी फील्ड्स हो गई हैं, बट इनका भी ट्रेंड डे बाय डे इन ही है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत अच्छा है, किसी को डेटा के साथ काम करना अच्छा लगता है, किसी को स्टैट्स अच्छा लगता है, बायो स्टैट्स में जा सकते हो। तो मतलब बहुत आपको अपना ना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इफ नॉट नीट, क्या मेरा इंटरेस्ट है। अगर मुझे पेशेंट से ही लिंक रहना है तो फिर पेशेंट ओरिएंटेड ढूंढो, कि आप नर्सिंग में चले गए, आयुर्वेदिक में चले गए, होम्योपैथिक में चले गए, यूनानी में चले गए। अगर आपको डेटा पसंद है तो आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स की साइड जाओ। क्राइम सीन, वो होता है ना जासूस टाइप वाला काम पसंद है, चीज़ों को वैसा वाला करना है, तो फिर आप फॉरेंसिक की फील्ड में जाओ। अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो। इफ़ नॉट नीट देन व्हाट कैन बी द अदर ऑप्शंस बहुत है। बस हमें अपने आप को सोचना है बैठ के कि हम किस फील्ड में हमें जाने का मन है। मतलब अगर आप एमबीबीएस की तरफ नहीं जा पाए किसी भी वजह से, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। और मैं भी ये मानता हूँ कि एक पतंग के कटने का मतलब ये नहीं होता कि दूसरी पतंग आप नहीं उड़ा सकते, आपके हाथ में होता है। यू जस्ट नीड टू बी फोकस। और ये नीट तो एक एग्जाम है, एक एग्जाम थोड़ी हमारी लाइफ डिसाइड करता है। मैंने तो इतने सारे केसेस देखे कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अरे क्यों कर रहे हैं सुसाइड, किस बात का सुसाइड कर रहे हैं? एक ऑप्शन खत्म हुआ तो क्या लाइफ खत्म हो गई? मतलब अभी तो आप सिर्फ 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, पता नहीं लाइफ में क्या कुछ देखना बाकी है। मतलब लाइफ में हर छोटे अभी क्या है, अभी हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है इस एज में, 18-19 ईयर्स की एज में, कि सारी प्रॉब्लम वो मैनेज कर रहे हैं। कल को हमें वो सब प्रॉब्लम्स मैनेज करनी पड़ेगी जब हम 25, 30, 40 साल के हो जाएंगे। तो अगर हम एक छोटा सा एग्जाम का फेलियर नहीं अगर हम मतलब बियर कर पा रहे, तो हम लाइफ कैसे आगे चलाएंगे ना। तो लाइफ में बहुत कुछ आगे लिखा है, तो इस एग्जाम कभी भी डिसाइडिंग फैक्टर किसी के लिए नहीं होता, क्योंकि हारना भी जीतने की तरफ एक कदम होता है। ट्रू। ये 2011 में हो, 12 में हो, या फिर 15 में हो, 16 में हो, 26 में हो, 27 में हो, 28 में हो, PYQ हम हमेशा सुनते हैं। मान लीजिए मैंने कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े, मतलब पढ़ने तो पढ़ेंगे ही, बट मैंने PYQ सबसे ज़्यादा करे, बड़े धड़ल्ले से मैं कर रहा था, सिर्फ PYQs पे फोकस कर रहा था। तो मेरा लगभग कितना
पेपर हो जाएगा। बहुत अच्छे से PYQ करे, सिर्फ PYQ करे और कुछ किया ही नहीं है पूरे साल। नहीं देखो, अभी मान के चलो आपने PYQ सिर्फ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आप रट रहे हो या क्या कर रहे हो, आपने अगर उस PYQ के सारे ऑप्शंस को अच्छे से समझा है ना, और अगर आपने 25 साल के 20 साल के आपने PYQs कर लिए, तो आप मान के चलो कि आपने 70% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, कम से कम 70 to 80% आपने कर लिया। और बाकी का 20-30% अब आपकी किस्मत, अब अगर आपने नहीं शुरू से पढ़ाई किस्मत करी, के भरोसे तो नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि अब थोड़ा बहुत तो आपको अगर आपके टाइम है तो ऑब्वियसली आपको फिर पूरा प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा। फिर वही हम लोग कहते हैं कि आप PYQs कर रहे हो, टाइम नहीं है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको मत छोड़ो, उनको रिवाइज जरूर कर लो। अब वो टाइम पे डिपेंड करता है। एक बहुत सिली मिस्टेक बताइए जो नीट स्टूडेंट करता है, नीट एस्पिरेंट करता है। सबसे कॉमन सिली मिस्टेक है, क्वेश्चन पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, और वो पढ़ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हर बच्चा करता है कि भाई गलत मार्क कर देता है आंसर आते हुए, क्योंकि सिर्फ जल्दबाजी में रहता है। और एक दूसरी मिस्टेक करता है OMR फिलिंग की टाइम पे, वो गलत ऊपर नीचे कर देता है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी सॉल्व हो जाएगी CBT से, अगर CBT आ जाता है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है। हाँ, ऐसा प्रॉब्लम तो सॉल्विंग नहीं भी है है। सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ही हैं, अच्छे भी हैं, नहीं अच्छे पॉइंट भी हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कंप्यूटर सीखने का। बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा कोटा भर चुका है। और भी जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ बड़े बड़े बैनर्स आपको दिख जाएंगे। पर्टिकुलर किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा। क्या मिथ बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आज फैला रहे हैं। आप भी कोचिंग बच्चों को देते हैं, तो मैं चाहूँगा फिर भी आप थोड़ा सा ऑनेस्ट होकर, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, बट कोई ऐसा मिथ जो अपनी मार्केटिंग के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने फैलाया। जैसे कि हमने बात करी ना, 6th क्लास में 8th क्लास में बच्चे आ जाते हैं और वो उन्हीं की कोचिंग के स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, डमी स्कूल्स वाला। तो आपने कहा 11th और 12th में भी बच्चा जा सकता है। और कोई ऐसा मिथ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट फैला रहे? देखो, नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि हम बड़े कोचिंग में करेंगे ना, क्योंकि वो हम बड़े बड़े देखते हैं कि 720 मार्क्स इनका, टॉपर इनका, तो हमें लगता है हम बड़े कोचिंग में जाएंगे तो हमारा एडमिशन पक्का हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपने डेडिकेटेडली पढ़ाई करी है ना, चाहे आप छोटे कोचिंग से करो, मतलब मेरी तो ये मतलब मानना है कि आप चाहे ना तीनों सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स ढूंढो जो आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ाए, जो आपके रटने पे फोकस ना करे, जो आपको इंडिविजुअल फोकस भी दे सके, आपको इंडिविजुअल भी पढ़ा सके या आपके डाउट्स को क्लियर कर सके। नॉर्मली क्या है, बच्चा ऑनलाइन बहुत ज़्यादा जा रहा है, बट ऑनलाइन में प्रॉब्लम क्या है, 1000 बच्चा 2000 बच्चा, आपके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? पॉसिबल ही नहीं है ना, वो डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? तो आप मान के चलो कि आप, अगर ऐसे भी बच्चे हैं जो यूट्यूब से पढ़कर भी नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, अच्छी रैंक्स ला रहे हैं, और ऐसे भी बच्चे हैं जो वहाँ जाकर बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाखों की फीस देकर भी नहीं क्वालिफाई कर पा रहे। तो ये सिर्फ बच्चे का डेडिकेशन है। अगर बच्चा डेडिकेशन से करेगा ना, तो छोटी जगह से भी पढ़ सकता है, वो खुद से NCERTs पढ़ के भी वो कर सकता है। मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अगर आप 2027 में नीट को फोकस कर रहे हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो किस तरीके से अपने बच्चे को गाइड करना है, या फिर पीयर प्रेशर से कैसे बचाना है, या फिर अपने बच्चे का खुद ही पीयर प्रेशर नहीं बन जाना है, बहुत सारे मिथक और बहुत सारी चीज़ों पर हमने बात करी है। मैम, लास्ट में क्या मैसेज आप देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को? मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, अगर मेहनत करोगे ना तो नीट का एग्ज़ाम पक्का होगा, 100% होगा। लेकिन अगर फिर भी 1% से नहीं होता ना आपका एग्जाम क्वालिफाई, तो हमें हार नहीं माननी, हमें अपना और बेटर ऑप्शन ढूंढना है कि हम और किस तरफ जा सकते हैं। और लाइफ में 5, 6, 7, 8 साल ना ये सोच के मतलब नीट के अंदर दो कि क्या ये वर्थ है। मैं अपना जो मेन यूथ वाला टाइम है, जहाँ पे मुझे मेहनत करने वाला टाइम है, मैं उसको अभी कुछ भी नहीं कर रहा। एक तरीके से आप हो तो अनएम्प्लॉयड ना, और आप उतना ही साल आप पीछे जा रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। और आज की डेट में हम लोग जानते हैं सिर्फ MBBS से कुछ नहीं होता। MBBS के आगे आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो 5.5 years यहाँ पर हो, देन 3 years आपकी स्पेशलाइजेशन, बीच में हो सकता है आपने 1 साल ड्रॉप भी ले लिया। 10 years की तो मिनिमम जर्नी है। अगर आप अभी ही इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो पढ़ाई कर करके इतना ज़्यादा कि यार ड्रॉप भी ले लिया, कुछ नहीं हो रहा, तो अब सोचो क्या वो 10 साल आप सस्टेन कर पाओगे, पढ़ पाओगे क्या? डियर माय जेंजी पेप्स, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो नीट ही एक रास्ता नहीं है, जिस तरफ भी नीट का, मैं फिर गलत बोल रहा हूँ, MBBS ही एक रास्ता नहीं है। तो अपने आप को भी मैं करेक्ट कर रहा हूँ, आप भी अपने आप को करेक्ट करें। जिस तरफ भी चलिए रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं, बस आप में डेडिकेशन
होना चाहिए। इसी डेडिकेशन के साथ मैम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारे पास आए। और अगर कोई नीट को टारगेट कर रहा है उसके लिए ये पॉडकास्ट बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।